हेलो एवरीवन, आई एम शुभम। वेलकम टू माय चैनल ब्रिंग्स ब्रेन। तो मैंने आप लोगों को नाबालिग होते हुए भी वोटिंग करने का मौका दिया, जिसमें से 70% से ज़्यादा लोगों ने चूज किया कि मुझे फ्री रिमिशन पे वीडियो चाहिए। और जब भी आप लोगों का डिमांड रहेगा मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को जाना। इस वीडियो में हम लोग फ्री रिमिशन जो एनआईटीज आईआईटी से मिलता है उसके कंप्लीट डिटेल के ऊपर में बात करेंगे। कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, कितना आपको फ्री रिमिशन मिलेगा, किस केस में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होता है, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है। आप लोग कई सारा डाउट था डॉक्यूमेंट को लेकर के, क्या फॉर्मेट रहना चाहिए, क्या सिग्नेचर रहना चाहिए। तो इन सारे चीज़ों को मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में। तो आप आराम से टाइम निकाल करके वीडियो को अंत तक देखिएगा। और जो कुछ लोगों ने चूज किया था जोसा सीट विड्रॉवल को, उस पर तो वीडियो आपको ऑलरेडी आ गया, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, वो जाकर के आप देख सकते हैं। और अब बच के बाद जिन्होंने इफेक्टिव स्ट्रेटजी फॉर ड्रॉपर्स चूज किया था, तो आप टेंशन नहीं लीजिए, आपका भी मौका आएगा। यार नफरत हो गया है इस साइड से, और जो लोग इंडिया पाकिस्तान मैच का हाल जानते होंगे उन्हें भी हो गया होगा। खैर, इफेक्टिव स्ट्रेटजी ऑफ ड्रॉपर को लेकर के कोशिश करूंगा आगे मैं वीडियो लेता हूं। पर चूंकि ये वीडियो आपका भारी डिमांड पे आ रहा, तो इस वीडियो पे मुझे भर भर के लाइक और व्यू चाहिए। अगर अच्छा व्यूज नहीं आता इस वीडियो पे तो भाई मैं चैनल ही बंद कर दूंगा। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। कभी कभी सोचते हैं एंटरटेनमेंट के लिए एक अलग से ही चैनल खोल दें। क्या राय आप लोगों का, कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए अब आते हैं वीडियो के मेन टॉपिक के ऊपर, फ्री रिमिशन इन एनआईटीज एंड आईआईटीज। जो भी बच्चे इकोनॉमिकली पुअर बैकग्राउंड से आते हैं उन्हें फ्री रिमिशन दिया जाता है। दो कैटेगरी बांटा हुआ, एक जिन बच्चों का टोटल फैमिली इनकम 1 लाख से 5 लाख के बीच में, और दूसरा जिनका फैमिली इनकम 1 लाख से भी बिलो है। तो जिनका फैमिली इनकम 1 लाख से 5 लाख के बीच में होता है उन्हें 2/3 फ्री रिमिशन दिया जाता है। मीन्स 2/3 आपका फीस माफ हो जाता है, रिमेनिंग अमाउंट पे करना पड़ता है। और जिनका 1 लाख से बिलो आपका फैमिली इनकम है उनको टोटल फी माफ हो जाता है, 100% फी माफ हो जाता है। पर यहाँ पर भी एक टर्म्स एंड कंडीशन है कि ये जो भी 2/3 या 100% फी माफ होता है ये केवल ट्यूशन फी में ही माफ होता है। आप लोग जेई के लिए अलग अलग कोचिंग से तैयारी किए होंगे, जब भी एंट्रेंस एग्जाम दिए होंगे और रिजल्ट आया होगा तो आता ये था 100% स्कॉलरशिप आपको मिला है। और जब एडमिशन के लिए जाते थे तो पता चलता था कि 100% स्कॉलरशिप मिलने के बाद भी 1 लाख रुपया देना पड़ रहा है। मुझे भी देना पड़ा था। तो वही हाल यहाँ पर भी है। जैसे वहाँ पर ट्यूशन फी में रहता था डिस्काउंट, वैसे यहाँ पर भी ट्यूशन फी में डिस्काउंट है। 1 लाख से 5 लाख के बीच में आपका फैमिली इनकम है तो 2/3 ट्यूशन फी माफ हो जाएगा। और 1 लाख से भी बिलो आपका फैमिली इनकम है तो आपका टोटल 100% ट्यूशन फी माफ हो जाएगा। रिमेनिंग अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा, जिसमें आपका हॉस्टल फीस हो गया, मेस फी हो गया, एडमिशन चार्जेस हो सकता है, लाइब्रेरी चार्जेस, कुछ अलग अलग तरह के हर एक इंस्टीट्यूशन के अपने अलग अलग चार्जेस होते हैं। और आपका जो भी ट्यूशन फी होता है वो बिल्कुल सेंट्रलाइज होता है। सारे एनआईटीज में एक ही ट्यूशन फी लगता है, सारे आईआईटीज में एक ही ट्यूशन फी लगता है। हाँ, इसके अलावा जो एडिशनल फीस मैंने बताया वो हर एक कॉलेज का अपना अलग अलग रहता है, वो खुद से सेट कर सकते हैं। और जो ट्यूशन फी होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का कॉलेज है तो वही सेट करती है हर एक एनआईटीज के लिए, आईआईटीज के लिए। जैसे सभी एनआईटीज में आपका ट्यूशन फीस 62,500 रुपीज़ है और सभी आईआईटीज में 1 लाख रुपीज़ है। और कुछ बच्चों का ये सवाल आता है कि भैया मेरा टोटल फैमिली इनकम 5,01,000 रुपया है, 5,10,000 रुपया है, तो क्या मुझे फ्री रिमिशन मिल सकता है? तो आपको नहीं मिल सकता है। अगर आपका इनकम सर्टिफिकेट पे आपका टोटल फैमिली इनकम 5 लाख से बिलो मेंशन्ड है तभी आप एलिजिबल है फ्री रिमिशन के लिए, नहीं तो आपको नहीं मिलेगा। 1 रुपया 10 रुपया कितना भी ज़्यादा हो जाए, 5 लाख से ऊपर जाएगा आपको नहीं मिल पाएगा। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ ये है कि हर एक कॉलेज का और भी कई सारे स्कॉलरशिप प्रोग्राम चलते रहते हैं। ये हर एक कॉलेज का इंडिविजुअल अलग अलग रहता है, सेम प्रोग्राम हर जगह नहीं रहता, तो आपको अलग अलग पता करना पड़ेगा आप जिस भी कॉलेज में रहेंगे। कुछ स्टेट गवर्नमेंट का प्रोग्राम भी चलता है, जैसे मैं बिहार से हूँ तो बिहार में आपका बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम हो गया, फिर पोस्ट मैट्रिक का स्कॉलरशिप भी हो गया, तो कई अलग तरह के स्कॉलरशिप होते हैं। फिर जैसे मेरा कॉलेज एनआईटी जमशेदपुर है तो वहाँ पे कॉलेज में वो टाटा का एरिया आप जान रहे होंगे, टाटा कंपनी जो, तो वहाँ पे टाटा भी एक स्कॉलरशिप देती है एनआईटी जमशेदपुर में पढ़ने वाले बच्चों को। तो इसी तरह आपका कॉलेज में भी अलग अलग स्कॉलरशिप हो सकता है, या फिर आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं वहाँ पर पता कर लीजिएगा। पर हाँ, मैक्सिमम स्कॉलरशिप मैंने ये तो देखा है कि कहीं ना कहीं इनकम का क्राइटेरिया रहता है कि हाँ भाई इससे बिलो आपका इनकम है तभी आप अवेल कर सकते हैं, इसके ऊपर है तो आपको नहीं मिलेगा। तो हर एक स्कॉलरशिप का अलग अलग इनकम क्राइटेरिया रहेगा, वो आप चेक कर लीजिएगा अपने कॉलेज और स्टेट के हिसाब से। और अब बात आता है कि हम अप्लाई कैसे करेंगे फ्री रिमिशन के लिए। तो देखिए, हर एक कॉलेज का अपना इंडिविजुअल वेबसाइट रहता है, उस वेबसाइट पे कॉलेज अपना नोटिफिकेशन डालता है कि हाँ भाई अपडेट आ गया, आप अप्लाई कर सकते हैं फ्री रिमिशन के लिए। उसमें सारा लिखा रहेगा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और कौन से ईमेल आईडी पे आपको डॉक्यूमेंट भेजना है। आप सारा डॉक्यूमेंट अटैच करके उस ईमेल आईडी पे भेज दीजिए, आपका अप्लाई हो गया फ्री रिमिशन के लिए, काम खत्म। वैसे तो आप कॉलेज के अंदर चले जाइएगा तो उसके बाद आपका व्हाट्सअप ग्रुप बना रहता है आपके बैच का या ब्रांच का, फिर उसी में ऑफिशियल नोटिस आ जाता है, फिर वेबसाइट चेक करने का ऐसी जरूरत नहीं पड़ता, उसी में कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन आपका नोटिस भिजवा देता है फ्री रिमिशन के लिए कि डेट आ गया अप्लाई करने के लिए, जो भी डॉक्यूमेंट है आप भेज दीजिए। यहाँ पर 2 केस आता है, 2 तरह के कॉलेजेस होते हैं। कुछ कॉलेज क्या करते हैं, आपका एडमिशन के समय, फर्स्ट सेमेस्टर में आप जाइएगा एडमिशन के लिए अभी, तो एडमिशन के समय आपका पूरा फी डिस्काउंट कर देते हैं। आपका इनकम सर्टिफिकेट देखे, वेरीफाई कर लिए और जो भी आपका डिस्काउंटेड अमाउंट था वही आपको पे करना है। पर कुछ कॉलेज में क्या होता है कि पहले आपको फर्स्ट सेमेस्टर के लिए पूरा पेमेंट करना है, उसके बाद जब वो डॉक्यूमेंट वगैरह वेरीफाई कर लेंगे उसके बाद जो रिमेनिंग अमाउंट होगा आपका रिमिशन का वो आपके अकाउंट में रिफंड कर दिया जाएगा। जैसे मान लेते हैं टोटल फी कॉलेज का 1 लाख रुपीज़ है और आपके इनकम सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग आपको फ्री रिमिशन मिलने के बाद
बाद मान लेते हैं आपको 35,000 रुपीज़ ही पे करना है, पर वो बोलेंगे नहीं भाई आप पहले 1 लाख रुपीज़ पूरा पे कर दीजिए, जब मैं आपका डॉक्यूमेंट वगैरह सब वेरीफाई कर लूँगा उसके बाद रिमेनिंग 65,000 मैं आपके अकाउंट में वापस भेज दूंगा। ये सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर के लिए रहता है, फिर आगे के सेमेस्टर से तो आपको डिस्काउंटेड अमाउंट ही पे करना पड़ता है, पर हाँ शुरू में आपको पूरा करना पड़ जाता है। और कुछ कॉलेज में रहता है कि नहीं भाई आप 35,000 रुपीज़ ही पे करिए हमको एडमिशन के समय, उसी समय वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर लेते हैं आप। और यहाँ पे कुछ बच्चे पूछेंगे कि भाई आपके कॉलेज NIT जमशेदपुर में क्या सीन है, तो देखिए कोविड के पहले तक तो हमें पूरा पेमेंट करना पड़ता था फर्स्ट सेमेस्टर में, ठीक है, फिर एडमिशन ले रहे हैं फिर भी पूरा पेमेंट कर दीजिए, बाद में डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा उसके बाद आपका एडमिशन का अमाउंट वापस आ जाता है। कई लोग ये डाउट आता है कि भाई ऐसा तो नहीं डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो जाता, तो ऐसा नहीं होता यार, मतलब लगभग सभी बच्चे अवेल कर ही रहे होते हैं। अगर आपका डॉक्यूमेंट वैलिड है तो कोई दिक्कत नहीं आता, आपका एडमिशन का अमाउंट वापस आ जाता है। पर हाँ पहले पूरा पेमेंट करना पड़ता था फर्स्ट सेमेस्टर में, तो आई होप इस साल भी वही रहना चाहिए। अब देखिए आगे क्या होता है। और यहाँ पर कोई ये कमेंट नहीं करेगा कि आप सारे NIT IIT का लिस्ट दे दीजिए हमें कि कहाँ पे पहले पूरा पेमेंट करना पड़ता है और कहाँ पे डिस्काउंटेड पेमेंट करना पड़ता है। पैसे है तुम्हारे पास? नहीं। तो फिर भागो यहाँ से। आगे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट डॉक्यूमेंट पे जाने से पहले एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना, मुझे आप लोगों से काफ़ी कमेंट भी आ रहा था कि इस साल का कट ऑफ ट्रेंड क्या दिख रहा है जोसा 2021 का, वो आप मुझे बता दीजिए। तो देखिए इतने सारे कॉलेज है, इतने सारे ब्रांचेज है अलग अलग, सारे का कट ऑफ ट्रेंड आप देख सकते हैं। एक ऐप है कॉलेज टी पॉइंट, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, आप जाकर के उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। करना बस आपको यही है, आपका जो भी कैटेगरी है आपको उसी का कट ऑफ ट्रेंड देखना होगा, आप वहाँ से अपना कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिए। IIT NIT जिसका भी देखना है वो सेलेक्ट करके आप अप्लाई कर दीजिए। अभी जो केवल राउंड 1 का ही कट ऑफ आया, तो राउंड 1 का आप कट ऑफ ट्रेंड देख सकते हैं पिछले साल के अकॉर्डिंग। राउंड 2 का आपका कट ऑफ रिलीज हो जाएगा तो राउंड 2 भी वहाँ पे आपको दिख जाएगा, तो आपको अप्लाई कर देना। वहाँ पे सिंपल वे में सारा, अगर आप NIT सेलेक्ट किए तो सारा NIT का अलग अलग ब्रांचेज का एक जगह पे पिछले 3 साल के अकॉर्डिंग क्या कट ऑफ था आपको सारा वहाँ पे दिख जाएगा, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि पिछले 2 साल में उसी राउंड में क्या कट ऑफ रहा था और इस साल क्या कट ऑफ रहा है उसी राउंड में, कट ऑफ गिरा है या बढ़ा है आपके कॉलेज और ब्रांच के लिए। तो आपको क्लियरली आइडिया लग जाएगा कि हाँ भाई आपने जो एक्सपेक्टेशन लगा रखा था पिछले साल के अकॉर्डिंग वो इस साल आपको मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। तो बहुत ही काम का फीचर है, सिंपल वे में आपको जिस भी कॉलेज का जिस भी ब्रांच के लिए कट ऑफ ट्रेंड देखना था पिछले कई साल के अकॉर्डिंग और इस साल को कंपेयर करना था, आप इजीली देख सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर के आप डाउनलोड जरूर कर लीजिए। तो चलिए अब जान लेते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। तो पहला आपको अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो ये सब तो लगेगा ही लगेगा, पर साथ में आपके मदर का और फादर का दोनों का आधार कार्ड और पैन कार्ड दोनों चीज़ रिक्वायर्ड होता है। फिर उसके साथ में आपका इनकम सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होता है। उसके अलावा कई सारे कॉलेज में एक एफिडेविट भी आपको जमा करना पड़ता है, ठीक है। हर एक कॉलेज का नोटिस में आपको दिख जाएगा, जनरली 100 रुपीज़ का जुडिशियल स्टैम्प पे आपको एफिडेविट बनाना पड़ता है कि हाँ भाई आपने जो भी इन्फॉर्मेशन दिया है वो सारा सही है, अगर गलत होता है तो उसके जिम्मेदार आप ही हैं, इंस्टीट्यूट कोई भी एक्शन ले सकता है। उसमें लिखा रहेगा कि हाँ भाई आपको उस एफिडेविट में क्या प्रिंट करवाना, वो भी सारा मटेरियल आपके नोटिस में ही लिखा रहता है। जितने रुपीज़ का भी इस टाइम पे बोला हुआ रहेगा उस पर आपको प्रिंट करा करके वो भी साथ में सबमिट करना है, एफिडेविट भी। और यहाँ पर एक और चीज़ है कि आपको अपना बैंक अकाउंट डिटेल रहना कंपलसरी है। जोसा में क्या था, हमारा काउंसलिंग के समय जो बैंक अकाउंट डिटेल मांगा जाता था उसमें हम गार्जियन का भी बैंक अकाउंट डिटेल सबमिट कर सकते थे, पर फी एडमिशन अवेल करने के लिए स्टूडेंट का अपना पर्सनल अकाउंट होना कंपलसरी है, वो डिटेल आपसे मांगा जाएगा। और जरूरी होता है कि बहुत बच्चे का नहीं भी रहता है तो घबराने कोई बात नहीं, हर एक कॉलेज में एक बैंक रहता है और वहाँ से इजीली अकाउंट खुल जाता है। कई सारे बच्चे अपने कॉलेज में आकर के अकाउंट खुलवाते हैं वहीं के ब्रांच से। आप में से कुछ का ये डाउट आता है कि मेरे फादर या मदर के नेम में, पैन कार्ड में, आधार कार्ड में कहीं पे एरर है और जो सर्टिफिकेट बना उसमें कुछ और नाम है, तो फिर क्या प्रॉब्लम होगा। तो उस केस में 2 चीज़ आपको करना है, या तो आपने जो नेम करेक्शन के लिए रिक्वेस्ट डाला हुआ उसका आप स्लिप भी साथ में अटैच करके दे सकते हैं, या फिर आप एफिडेविट भी बनता है उसके लिए भी नेम करेक्शन के लिए कि हाँ भाई एक्चुअल नेम मेरा ये है पर उस डॉक्यूमेंट में गलत नेम आया हुआ, तो उस डॉक्यूमेंट के साथ अपना वो नेम करेक्शन का एफिडेविट भी अटैच करके दे दीजिएगा, तो आपको एक्सेप्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। और एक सवाल ये भी आता है कि किन्हीं बच्चे के मदर फादर नहीं है, वो किसी अपने रिलेटिव के साथ रह रहे हैं, तो वो क्या करेंगे फिर एडमिशन के लिए। तो आपको अपना लीगल डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा कि आपके लीगल गार्जियन कौन है। आपके अगर मदर फादर नहीं है तो हाँ भाई अभी आपका कस्टडी किसके अंडर है, जो भी लीगल डॉक्यूमेंट होगा वो आपको साथ में अटैच करना पड़ेगा, तो वो वैलिड हो जाता है। फिर इनकम सर्टिफिकेट को लेकर के एक डाउट ये आता है कि सर्टिफिकेट पे सिग्नेचर किसका रहना चाहिए। जैसा OBC NCL या EWS में रहता था, CEO तहसीलदार उसका या उसके ऊपर का सिग्नेचर चाहिए होता है, तो सेम चीज़ यहाँ पर भी है, पर हाँ यहाँ पर एक थोड़ा और ईजी ही है। जैसे OBC में क्या रहता था, EWS में अगर फॉर्मेट में नहीं है तो कई जगह आपको SDO का, SDM का सिग्नेचर देना पड़ता था, पर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, आपका CO तहसीलदार का भी सिग्नेचर रहता तो चल जाता है। मैक्सिमम जगह पे कुछ कॉलेज का हो सकता है अलग से रिक्वायरमेंट हो कि नहीं भाई आपको SDO का ही चाहिए होगा, तो वो कॉलेज आपके नोटिस में लिखा रहेगा, पर मोस्ट ऑफ द केसेस में आपका CO का, तहसीलदार का, इन सब लेवल का सिग्नेचर चल जाता है। मेरा कॉलेज का बात है कि NIT जमशेदपुर का, तो CO तहसीलदार ही चलता था, लेकिन बीच में अभी नोटिस आया था कि SDO या SDM का चाहिए, लेकिन वो फिर वापस से वो नोटिस चेंज हो गया, अभी नया नोटिस आया उसमें लिखा हुआ कि CO तहसीलदार उनका भी रहेगा, तो वो एक्सेप्टेड रहेगा।
और अब बात आता है कि सर्टिफिकेट का फॉर्मेट क्या रहना चाहिए, सर्टिफिकेट किसके नाम पे बना रहना चाहिए। ये डॉट भी बहुत ही ज़्यादा कमेंट आता है। देखिए सर्टिफिकेट का कोई फिक्स्ड फॉर्मेट नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है जैसे ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यूएस में रहता था इस फॉर्मेट में आपको देना है, नहीं दीजिएगा थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आता था। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। हर एक स्टेट का अपना थोड़ा थोड़ा अलग फॉर्मेट है इनकम सर्टिफिकेट प्रोवाइड करने का, और वो सारा का सारा वैलिड है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर जो मैंने आपका कंपीटेंट अथॉरिटी बताया उसका सिग्नेचर है, कोई दिक्कत नहीं आएगा। सारा स्टेट का आपका इनकम सर्टिफिकेट वैलिड, आप कहीं से भी बनवाइए। और अब बात रहे किसके नाम से बना रहना चाहिए, तो देखिए बेस्ट क्या रहता है कि आपका नाम लिखा रहे, आपके फादर और मदर तीनों का ये नाम लिखा रहे सर्टिफिकेट में। ये सबसे बेस्ट सर्टिफिकेट है। इसमें क्लियर भी होगा कि हाँ भाई, पहला बात कि आपका तो खुद तो आप कमा नहीं रहे, तो आपके मदर फादर का नाम होना जरूरी है। और दूसरा, कुछ सर्टिफिकेट में होता क्या है कि सिर्फ मदर फादर का नाम है, स्टूडेंट का ही नाम नहीं है। तो उस केस में क्या आ जाता है, ऐसे तो आपका आधार कार्ड से प्रूफ हो जाता है कि आप उनके चाइल्ड है, पर वो सर्टिफिकेट देख करके तो पता नहीं चलेगा कि हाँ भाई इस आदमी का फैमिली इनकम इतना है, ठीक है, पर आप कैसे रिलेटेड हो उससे। तो सबसे जो बेस्ट इनकम सर्टिफिकेट होता है, और जनरली बन भी जाता है इजीली, ये बन भी जाता है, हर एक स्टेट देता भी ऐसा ही है। लिखा रहेगा आपका नाम ये है, फिर आपका नीचे लिखा रहेगा सन ऑफ, फिर उसमें लिखा रहेगा फादर्स नेम ये है, मदर्स नेम ये। ये सबसे बढ़िया। कुछ कुछ सर्टिफिकेट ऐसा भी होता है जिसमें आपका नाम नहीं रहेगा, केवल फादर का नाम रहेगा, उनका डिटेल्स रहता है, तो वो भी एक्सेप्ट कर लिया जाता है जनरली। पर हाँ, कई जगह हो सकता है दिक्कत भी आ जाए, पर हाँ बेटर वही रहेगा जिसमें तीनों का नाम मेंशन रहे, और साथ में टोटल फैमिली इनकम में लिखा रहना जरूरी है। आपका कोई भी सर्टिफिकेट हो उसमें लिखा रहता है टोटल फैमिली इनकम है, उससे प्रूफ हो जाता है। कई लोग ये कहते हैं कि अलग अलग सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, मम्मी का पापा का अलग से देना पड़ेगा। ऐसा जरूरी नहीं होता कि आप सबका अलग अलग सर्टिफिकेट दीजिए, एक ही आप सर्टिफिकेट दीजिए जिसमें लिखा रहे कि टोटल फैमिली इनकम आपका कितना है। और कुछ बच्चों का ये सवाल आता है कि भैया मैंने जहाँ से 12th किया था, मीन्स जिस होम स्टेट कोटा में जहाँ का अवेल कर रहा हूँ वहाँ का मुझे इनकम सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, या फिर जहाँ मैं रहता हूँ, जहाँ का मेरा एक्चुअल रेसिडेंस है, वहाँ का मैं इनकम सर्टिफिकेट दूंगा, वो चलेगा। तो देखिए जनरली होता क्या, लोग जहाँ पे रहते हैं वहीं का इनकम सर्टिफिकेट बनवाते हैं, और वो चलता भी है। और वैसे मैंने सुना तो ये कि आप इनकम सर्टिफिकेट किसी भी स्टेट का बनाए सारा वैलिड रहता है, क्योंकि यार इनकम सर्टिफिकेट सेंट्रल लेवल का चीज़ है, ठीक है। आप किसी भी स्टेट का बनाइए वो हर जगह एक्सेप्टेड रहता है, चाहे आप होम स्टेट कोटा जहाँ का ले रहे हैं वहाँ से बनवाइए, या फिर जहाँ आपका रेसिडेंस है वहाँ से बनवाइए। पर हाँ जनरली मैंने देखा तो ये कि जो लोग जहाँ रह रहे हैं, जहाँ उनका रेसिडेंस है, उसी स्टेट का सर्टिफिकेट बनवाते हैं और वही वैलिड रहता है। तो आई होप अब आप लोगों को तसल्ली मिल गया होगा, मुझे भी थोड़ा तसल्ली मिल गया है, क्योंकि आप लोगों को काफ़ी सारा कमेंट डाउट इस पे आ रहा था, और मैंने सारा डाउट को देखा, सारा का आंसर ढूंढने की कोशिश किया, जहाँ से मुझे जो भी इन्फॉर्मेशन मिल सका मैंने सारा कुछ आपके साथ शेयर कर दिया। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपका डाउट कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। पसंद आया तो फिर आपको भी पता है क्या करना है। तो इस वीडियो को तो जितना हो सके लाइक और शेयर करिए, अपने दोस्तों के बीच में भेजिए। ये मत सोचिएगा कि हाँ भाई मैंने देख लिया तो मैं तो अच्छे से अवेल कर लूँगा फ्री एडमिशन, दोस्त को नहीं भेजूंगा। ऐसा तो है नहीं कि उसका फ्री एडमिशन आपके पॉकेट से लग रहा है, सरकार उसे भी दे रहा है, आपको भी दे रहा है, दोनों को देगा। तो हर जगह वीडियो को शेयर कर दीजिए, और ऐसे ही बेनिफिशियल कंटेंट आते रहता है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा करके भी जुड़ जाइए, और आप चैनल को एक बार चेक भी कर लीजिए, कई सारा आपका काम का टॉपिक मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही था। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।